चलो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों से एक टास्क पेंडिंग था माइंड में। एंड एक नहीं, इनफैक्ट 4-5 टास्क मेरे माइंड में पेंडिंग हैं, जिनको लेकर के कि मैं वीडियोस बनाना चाहता हूँ आप सब लोगों की नॉलेज के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फर्स्ट वीडियो फॉर्म नंबर 300, बिकॉज मुझे आज भी बहुत सारे अपने ऐसे साथी मेरे पास आते हैं जिनका फॉर्म किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी वे में इनकम्प्लीट रहता है। एंड आई रियली वांट कि उस चीज़ को हम ख़त्म करें। मेरा जो भी एडवाइज़र है, मेरा जो भी टीम मेंबर है, उसका फॉर्म एक प्रोफेशनल एडवाइज़र की तरह से कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स मेरे पास आए, ताकि ना तो हमें समझने में दिक्कत हो और इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो और किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूज़न ना हो। बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस क्या है कि जब भी आप कॉलम खाली छोड़ते हैं तो देर इज़ ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ कंफ्यूजन। वहाँ में कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगा, कभी हाइट गलत डल जाएगा, वेट गलत डल जाएगा, फैमिली हिस्ट्री गलत डल जाएगी, ऑक्यूपेशन गलत डल जाएगा। सो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक ही छोटा सा वीडियो आई एम ट्राइंग टू मेक, इसमें आप कोशिश कीजिएगा, इसको सारा देखिएगा। एंड होपफुली आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई थिंक यू शुड हैव नो क्वेश्चंस कि मेरे को फॉर्म में क्या करना है, क्या नहीं करना है। फाइन। मैंने फॉर्म नंबर 300 को एक्सेल में कन्वर्ट किया है सो दैट मैं अपने सारे आंसर्स रिकॉर्ड कर पाऊँ। और फिलहाल के लिए जो मैं फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का कलर रेड करता हूँ ताकि आपको जो कॉलम में भर रहा हूँ वो दिखता रहे। और थोड़ा बोल्ड करते हैं इसको। यहाँ पे आपका फ़ोटो रहेगा, फेयर इनफ, यहाँ पे आपका फ़ोटो रहेगा। ब्रांच हमारी शुरू से ही 163 है, तो जहाँ भी आपका रहेगा 163, डिवीज़न इज चंडीगढ़। राइट। अब ये जो कॉलम है टू बी फिल्ड बाय एजेंट, जो कॉलम आप देख रहे हैं, दिस कॉलम इज़ वेरी इजी। आपको सबसे ऊपर मेरा कोड डालना है, जो आप सब जानते हैं। यहाँ पे आपको अपना कोड डालना है, दैट्स इट। दोनों कोड चाहिए और कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे बिकॉज बहुत लेंदी वीडियो रहता है तो कोई देखता नहीं है। सबसे पहले नेम, ये फॉर्म या ये प्रपोजल फॉर्म मैं आपको अपनी लाइफ के भर के दिखा रहा हूँ, ताकि जब भी आप किसी क्लाइंट के पास जाएं तो आपको क्लियर रहे। फाइन। अब मेरा नाम है, तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम नहीं है, दैट्स इट। फाइन। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फर्स्ट नेम, इफ़ समवन हैज़ अ मिडिल नेम तो मिडिल नेम डालिएगा, नहीं तो लास्ट नेम। फादर्स नेम रहेगा, फाइन। फ्रेंड्स, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फॉर्म पूरा चाहिए, एक भी कॉलम, नॉट इवन अ सिंगल कॉलम शुड बी लेफ्ट ब्लैंक। मदर नेम, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस, मैरिड, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, हम फटाफट रन थ्रू करेंगे। जहाँ भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी वहाँ मैं आपको बताता रहूँगा। फाइन। अभी ये देख रहे हैं, जो ये इन्फॉर्मेशन थी, दिस इज़ वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो इसमें हमारे को कुछ इतना लंबा चौड़ा नहीं डालना था। फाइन। सिर्फ बेसिक डाटा हमें डालना है। एल के लिए नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, स्पाउस का नाम, फादर नेम, पेरेंट नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये जो कॉलम है एज ग्रुप वाला, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जो भी प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ योर एज सप्लाई कर रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए, स्टैंडर्ड एज प्रूफ चाहिए हमारे को। स्टैंडर्ड में आपका रहेगा या तो स्कूल सर्टिफिकेट, या आपका रहेगा पासपोर्ट, या आपका रहेगा पैन कार्ड। फाइन। इनमें से कुछ रहेगा, या अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं
तो आपका गवर्नमेंट आईडी कार्ड प्रोवाइडेड उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ बड़ा क्लियरली मेंशन हो। इसमें से कोई भी प्रूफ आप हमारे को एज अ सपोर्ट ऑफ योर एज दे सकते हैं। नेशनैलिटी नेशनैलिटी अगर आप किसी इंडियन का इंश्योरेंस कर रहे हैं तो इंडियन लिखेंगे, अगर आप किसी एनआरआई का बीमा कर रहे हैं तो एनआरआई लिखेंगे। एनआरआई वो लोग रहते हैं जो होते तो इंडियन है बट साल में 6 महीने इंडिया से बाहर रहते हैं, दे आर कॉल्ड एनआरआई। तो ध्यान रखना, एनआरआई इज बेसिकली एन इंडियन, वो बंदा जिसके पास पासपोर्ट तो इंडिया का है, इट्स ऑल अबाउट पासपोर्ट, पासपोर्ट तो इंडिया का है लेकिन साल में 6 महीने इंडिया से बाहर रहता है। और अदरवाइज इसके बाद हमारे पास आता है फॉरेन नेशनल। अब जब हम फॉरेन नेशनल लिखते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर आप फॉरेन नेशनल का बीमा कर सकते हैं। यस, हम कर सकते हैं, बट फॉरेन नेशनल शुड बी ऑफ इंडियन ओरिजिन, माने कि या तो वो खुद इंडिया में पैदा हुआ हो या उसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हों, उसका ओरिजिन अप टू फर्स्ट जनरेशन हम उसको मानते हैं फॉरेन नेशनल। अगर उसके दादा दादी इंडिया में पैदा हुए थे लेकिन पेरेंट्स भी बाहर पैदा हुए थे और वो खुद भी बाहर पैदा हुआ है तो उन लोगों का हम इंश्योरेंस नहीं कर पाते हैं, फर्स्ट जनरेशन तक कर पाते हैं। तो फॉरेन नेशनल इज इधर कोई ना कोई रूट्स उनके इंडिया में है, पासपोर्ट चाहे कनाडा का है, चाहे अमेरिका का है, चाहे कहीं का भी है, बट वो इंडियन ओरिजिन के पेरेंट्स। अगर आप किसी कैनेडियन का इंश्योरेंस कर रहे हैं, इंडियन ओरिजिन फॉरेन नेशनल, मैं वर्ड यूज़ करूँगा आपकी समझने के लिए, तो यहाँ पे आप डालेंगे सिटीजनशिप कनाडा की है, ऑस्ट्रेलिया की है, किसी भी कंट्री की है, यू कैन राइट इट, अमेरिका की है, यहाँ आ जाएगा फाइन। नहीं है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल ब्लैंक नहीं कॉलम छोड़ेंगे। जब भी ब्लैंक छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने का चांस रहता है। अंडर राइटर कोई, अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया है, कस्टमर ने कहा कि मुझे PWP चाहिए, एक कस्टमर ने कहा मुझे टर्म राइटर चाहिए, लेकिन हमारे एडवाइज़र भाई ने वो कॉलम खाली छोड़ दिया और वो अंडर राइटर ने नहीं दिया। अभी बाद में बहुत दिक्कत वाला काम है, तो उसको भी बताऊंगा मैं, सभी कुछ आपको लिखना है। ये आपका एड्रेस आ गया। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस से हमारा मतलब है कि वो एड्रेस जहां आप चाहते हैं कि आपकी पॉलिसी डिलीवर हो। इट कैन बी सेम एज योर परमानेंट एड्रेस और इट कैन बी डिफरेंट एज वेल। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास जो परमानेंट एड्रेस है, यानी कि जो आधार कार्ड या प्रूफ है वो उनके गांव का है, हिमाचल का, पंजाब का, हरियाणा का या किसी भी और प्रांत का, लेकिन वो अभी के लिए चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला कहीं पे सेटल्ड हैं अपनी जॉब की वजह से या बिजनेस की वजह से, और वो चाहते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है हमारे को हमारे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पर डिलीवर की जाए। तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन राइट देयर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस हियर, हाउस नंबर, फाइन, पूरा डाल देंगे आप, कॉलम ब्लैंक नहीं छोड़ना, ध्यान रखना है। और वो चाहते हैं कि उनका जो परमानेंट आधार कार्ड है जो वो एज अ सपोर्ट ऑफ प्रूफ दे रहे हैं वो लेटर से हरियाणा का है, तो इधर से लिख सकते हैं फाइन, कुछ भी रहेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ पे आप अपनी पॉलिसी को अभी चाहते हैं, परमानेंट जहाँ का आपका आधार है। पेज नंबर 2 पे आते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, रेजिडेंट इंडियन हो आप, एनआरआई हो, फॉरेन नेशनल हो या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया वाला बंदे को हम बोलते हैं रेजिडेंट इंडियन, जो साल में 6 महीने बाहर रहता है उसको रहते हैं एनआरआई, फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन या ओवरसीज सिटीजन। तो जो जिसका भी आप इंश्योरेंस कर रहे हो उसको आपने यहाँ पे अपने फॉर्म में उसके ऊपर सर्कल ड्रॉ कर देना है। कोशिश कीजिएगा उसके ऊपर आप सर्कल ड्रॉ कर दें, वो बेटर रहेगा, या टिक कर दें, वॉट एवर यू फील लाइक, आपको जो ठीक लगता है आप उस पर करना चाहते हैं आप उस पर कर सकते हैं। वेरी ना, ओके।
सॉरी, ओके। अगर आप किसी NRI या फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो उनका जो बाहर का एड्रेस है, माने जहाँ जिस कंट्री में भी हैं वो एड्रेस आपको यहाँ डालना है। फाइन। लेट अस से 254 Carmichael एंक्लेव, बॉस्टन, USA, जो भी रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें आपको, सही ना। देन आपका इम्पोर्टेंट कॉलम KYC, नो योर कस्टमर एंड PMLA, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसमें क्या रहता है कि इफ़ यू आर पेइंग अ प्रीमियम ऑफ मोर देन 50,000 तो आप KYC में आते हैं, एंड इफ़ यू आर पेइंग अ प्रीमियम ऑफ मोर देन 1 लाख, जब मैं 50,000 या 1 लाख बोलता हूँ तो आई मीन्स द टोटल प्रीमियम जो आप पूरे एक साल में देने वाले हैं। अगर आप 5,000 रुपये मंथली दे रहे हैं तो वो साल का 60 बन जाता है, 10,000 दे रहे हैं तो 1,20 बन जाता है। सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। फाइन। 5,000 रुपये आप मंथली देते हैं तो 60,000 हो गया, दैट मीन्स कि साल का आपका 50,000 से ऊपर हो गया, तो यू कम अंडर KYC नॉर्म्स, नो योर कस्टमर्स। जब आप KYC नॉर्म्स की बात करते हैं, आप देखेंगे KYC के अंदर आपका पैन एंड आधार मैंडेटरी है, आपको ये देना ही देना है, इसके बिना गुजारा नहीं होगा। फाइन। KYC में आपको ये देना ही देना है। इसके बाद जब हम AML की बात करते हैं, विच इज़ कॉल्ड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। फाइन। जब आप MLA की बात करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनका साल का प्रीमियम 1 लाख से ऊपर है। फाइन। इसमें आपको ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स ऊपर बताए हैं, पैन एंड आधार, फाइन, इसके साथ साथ में इन एडिशन टू दीज 2 डॉक्यूमेंट्स आपको क्या देना है, साथ में देनी है या तो 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट। फाइन। ये 6 मंथ्स की है आपकी बैंक स्टेटमेंट, और या आपको देनी है 3 ईयर ITR। इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको साथ देनी है, तो आपका जो MLA का नॉर्म है वो भी पूरा हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रीमियम 50,000 एंड अबव, फाइन, एंड ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैन नंबर यहाँ मेंशन कीजिए, बहुत देखो, आप जितना भी डाटा डालोगे ना अपने फॉर्म पे, होने वाला क्या है कि फॉर्म स्कैन हो जाएगा, और आप थोड़ी देर का आलस करते हो फॉर्म को ना भरने का, ना लिखने का, लेकिन अगर आपका फॉर्म कंप्लीट होगा इन ऑल रिस्पेक्ट्स, कल को आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो फॉर्म एक परमानेंटली स्कैन कॉपी हमारे पास रहेगी। और ये पैन नंबर और आधार नंबर एक ऐसा डाटा है जो सारी लाइफ सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होगा। आने वाले टाइम में हो सकता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ में ऐसी एडवांसमेंट आए कि आपको आधार लिंक पॉलिसीज या पैन लिंक पॉलिसीज के लिए दोबारा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत भी ना पड़े। अभी तो पड़ती है, लेकिन शायद बाद में ना पड़े। फाइन। इसके बाद आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या दे रहे हैं, जो भी आप दे रहे हैं आप यहाँ पे उसको डालें कि मैं आधार कार्ड दे रहा हूँ। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मीन्स एनी प्रूफ जहाँ पे आपका फ़ोटो और नाम दोनों है, यानी कि जहाँ पे आपका फ़ोटो और नाम दोनों है, आधार, पासपोर्ट, पैन, कुछ भी चलेगा। ऐसे ही आपका एड्रेस प्रूफ आ जाता है। एड्रेस प्रूफ के अंदर आप कुछ भी दे सकते हैं, पासपोर्ट, बिजली का बिल, पानी का बिल, BSNL का बिल, वट एवर प्रूफ जो आपके पास अवेलेबल है। ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, पैन एंड आधार, ये मैंडेटरी हैं।
वैसे तो आज की डेट में जितने हमारे प्रपोजल्स हैं, अगर आप पैन और आधार लेके आते हैं और आपके प्रपोजल का एनुअल प्रीमियम 50,000 से कम है, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स ही सफिशिएंट हैं, इनफ है। सिर्फ माइनर्स के केस में आपको स्कूल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। वो माइनर्स जो 5 साल से बड़े हैं और 18 साल से छोटे हैं, वहाँ पे आपको कोई ना कोई स्कूल का प्रूफ मैंडेटरी है। और जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं जिनका आप इंश्योरेंस कर रहे हो, उनके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट जो हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मिलता है वो मैंडेटरी है। फाइन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन केस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ माइनर्स between the age of 5 and 18, school certificate is must. Fine. अब in case of insurance of minors below 5 years of age, birth certificate and vaccination record is a must. इनके बिना हमारे पास कोई नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, इनके बिना हमारे पास कोई नहीं आएगा। रीज़न बीइंग कि LIC बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती है। LIC कहती है भैया ये चीज़ें मस्ट हैं, लेकर के आओ। तो ये आप परमानेंटली अपने दिमाग में कहीं प्रिंट कर लो, जो मैं इस साइट पे डाटा दे रहा हूँ, ये रहेगा ही रहेगा। फाइन। अब हमारे आते हैं क्वालिफिकेशन पे। आपने जो भी है क्वालिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है आपको कैटेगराइज करने में। अभी आप देखेंगे कि हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं बड़ी अच्छी। वन इज़ कॉल्ड स्पेशल कैटेगरी, जिसको कि हम नॉन मेडिकल स्पेशल बोलते हैं। व्हेन आई यूज द वर्ड नॉन मेडिकल, ऐसा नहीं है कि उनका मेडिकल नहीं होगा, बट बहुत सारी उनको वेवर्स मिल जाते हैं। देन इज प्रोफेशनल कैटेगरी, इनको हम बोलते हैं नॉन मेडिकल प्रोफेशनल। एंड तीसरी हमारे पास कैटेगरी है यानी जनरल कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं नॉन मेडिकल जनरल। फाइन। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो हम कैटेगरीज बनाते हैं LIC के अंदर, स्पेशल, प्रोफेशनल और जनरल वाली, बड़ा सिंपल ही एक फॉर्मूला है। लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये स्पेशल में आता है, कि ये प्रोफेशनल में आता है, कि ये जनरल में आता है। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, आपने देखना है जिसका आप इंश्योरेंस कर रहे हो, पहला स्टेप क्या देखना है, वेदर ही और शी इज एन एम्प्लॉय। ठीक है, इफ यस वेयर, कहाँ पे एम्प्लॉय है, मल्टीनेशनल कंपनी में है, ब्लू चिप में है, ब्लू चिप माने बड़ी कंपनीज का टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, गवर्नमेंट में है, सेमी गवर्नमेंट में है, किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में है। अगर इनमें से है तो वो सीधा का सीधा नॉन मेडिकल स्पेशल कैटेगरी में आ जाएगा। फाइन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने ये देखना है कि वो इनमें से कहीं जॉब करता है कि नहीं करता। ठीक है, पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि आप एम्प्लॉई हो, सेकेंडली कहाँ हो, इनमें से किसी में हो, और एंड इफ रेप्यूटेड कंपनी, its turnover should be more than 50 करोड़। बस इतना सा काम है तो आपका बंदा हो गया स्पेशल।
वो मैं आपको एक वीडियो में और बताऊंगा कि स्पेशल्स को मेडिकल में कौन कौन से लेवल मिलते हैं। अब आ जाता है प्रोफेशनल। इंडिया में आपने देखा होगा हमारे पास दो तरह की डिग्री होती हैं। एक 3 साल की डिग्री है। तो एनी पर्सन हु हैज़ completed a degree of 4 or more years। फाइन। ये डिग्रीज कौन सी होती हैं? बीटेक होती है, एलएलबी होती है, एमबीबीएस होती है, बीई होती है, बी आर्किटेक्ट होती है। माने कोई भी ऐसी डिग्रीज जो आपको एक प्रोफेशनल बनाती है। यानी कि आज अगर आपको मैं बोलूं कि आप प्रैक्टिस शुरू कर दो लॉ की, तो आपको डिग्री चाहिए होगी। यू कैन नॉट बी अ लॉयर। अगर मैं आपको बोलूं कि आप प्रैक्टिस शुरू कर दो डॉक्टर की, आपको डिग्री चाहिए होगी। तो वो डिग्री जो आपको प्रोफेशनल बनाती है, दैट इज़ कॉल्ड नॉन मेडिकल प्रोफेशनल। इसका ध्यान रखना आपने। इन दोनों में ये डिफरेंस है, नॉन मेडिकल स्पेशल और नॉन मेडिकल प्रोफेशनल। अब जब भी आप किसी को नॉन मेडिकल प्रोफेशनल कैटेगरी में डालेंगे, किसी को भी नॉन मेडिकल प्रोफेशनल कैटेगरी में जब आप डालेंगे, तो जब आप स्पेशल में डालेंगे तो आपको आईडी कार्ड एज अ सपोर्ट प्रूफ इज मस्ट। एलआईसी को क्या पता वो जॉब कर रहा है कि नहीं करता। फाइन। और ऐसे ही जब आप किसी को प्रोफेशनल क्लेम करते हैं कि ये प्रोफेशनल है, तो आपको साथ में क्या देना है? इनकम प्रूफ शोइंग एन एनुअल इनकम ऑफ मोर देन 2.5 लाख रुपए। बस इतना सा आपने शो करना है। अगर आपने ये शो कर दिया प्लस आपने मेंशन कर दिया कि वो प्रोफेशनल है, तो एलआईसी उसको प्रोफेशनल कंसीडर कर लेगी। वेरी ना। अगर आपने 2.5 लाख का इनकम प्रूफ नहीं दिया तो हम उसको प्रोफेशनल नहीं मानेंगे। तो आप किसी भी क्लाइंट के पास जाएंगे, आप उससे पूछेंगे सर आप क्या करते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि अगर वो लॉयर है या डॉक्टर है तो वो अपनी प्रैक्टिस ही कर रहा होगा। हो सकता है कि वो डॉक्टर लेकिन किसी अच्छे हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हो। लॉयर है, हो सकता है किसी अच्छी लॉ फर्म में जॉब कर रहा हो। इंजीनियर है, हो सकता है किसी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हो। तो प्रोफेशनल कैन ऑलवेज बी अ स्पेशल। प्रोफेशनल कैन ऑलवेज बी अ स्पेशल। प्रोफेशनल कैन ऑलवेज बी fall under special category if he or she is doing a job। ये ध्यान रखना। तो प्रोफेशनल को स्पेशल बनाना आसान है, स्पेशल को प्रोफेशनल बनाना डिफिकल्ट है, क्योंकि प्रोफेशनल में क्वालिफिकेशन का बड़ा मेजर रोल है। फाइन। तो आप किसी भी क्लाइंट के पास जाएंगे, आप पूछेंगे सर क्या करते हो, तो आप कोशिश कीजिएगा आप समझने की कि वो इस दोनों में से कहीं फिट बैठ रहा है। अगर वो अपने आप को बोलता है मैं प्रोफेशनल हूँ तो 2.5 लाख के इनकम का प्रूफ दे रहा है। अगर आपको वो बोलता है कि मैं एम्प्लॉई हूँ तो आपको आईडी कार्ड दे रहा है, और आईडी कार्ड से आप ये समझ पा रहे हैं कि वो किसी बहुत अच्छी कंपनी में, बहुत अच्छी संस्था में, गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, रेप्यूटेड किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर या किसी ऐसी कंपनी में जहाँ का टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, तो आप उसको कैटेगराइज स्पेशल में कर सकते हैं। अदरवाइज जो एम्प्लॉय या जो आपका लाइफ इंश्योर्ड या जो आपका प्रपोजर है, इन दोनों में से कहीं फिट नहीं बैठ रहा। किसी के दुकानदार के पास गए हैं तो वो दुकानदार आपको बोलता है कि ओके मेरी अपनी दुकान है और मैंने बीए कर रखी है, ठीक है, और मेरी इनकम 5 लाख रुपए की है, तो इन दोनों में से कहीं नहीं बैठ रहा, वो जनरल चला जाएगा। आप किसी एम्प्लॉय के पास गए हैं जो किसी छोटी फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, वो कहते हैं मेरी इनकम 2 लाख रुपए की है, 6 लाख रुपए की है, ठीक है, तो वो जनरल में चला जाएगा। माने कि जो इन दोनों प्रोफाइल में फिट नहीं बैठ रहा, वो सारे के सारे जनरल में चले जाएंगे। लेकिन अभी एलआईसी ने एक एक्सेप्शन और दी है। एलआईसी कहती है कि ओके,
आप इन दोनों में से कहीं फिट नहीं बैठ रहे हो, ना तो आप स्पेशल में आ रहे हो, फाइन, और ना आप प्रोफेशनल में आ रहे हो, फाइन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर अगर लाइक इफ एनुअल इनकम ऑफ प्रपोजर is more than 10 lakh rupees, he or she comes under प्रोफेशनल कैटेगरी। ये अभी एग्जाम्पशन दी है LIC ने कि अगर 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 आप इन दोनों में से किसी या ना तो इसमें आ रहे हो और ना आप प्रोफेशनल में आ रहे हो, फाइन। तो अगर आप हमारे को ये शो कर देते हो कि फाइन मेरी इनकम साल की 10 लाख रुपए से ऊपर है, तो आप को हम जनरल से उठा करके प्रोफेशनल में डाल देंगे, ध्यान रखना। गुड गुड टू गो। चलो, तो ये रेलेवेंस है एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन की। अब जैसे मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने मास्टर्स कर रखी है, ठीक है, तो ऑक्यूपेशन में मैं सर्विस लिखूँगा। तो फाइन, अब सर्विस मैं कहाँ करता हूँ, LIC ऑफ इंडिया में, जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड संस्था है, गवर्नमेंट की संस्था है। तो मैं स्पेशल में आ गया, फाइन। सोर्स ऑफ इनकम मेरा सर्विस है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मास्टर्स कर रखी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेरी प्रोफेशनल नहीं थी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेरी प्रोफेशनल नहीं थी, क्योंकि मास्टर 2 साल की डिग्री है बैचलर्स के बाद, लेकिन मेरे ऑक्यूपेशन की वजह से मैं स्पेशल कैटेगरी में आ गया, फाइन। नेम ऑफ एम्प्लॉयर LIC ऑफ इंडिया। एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज में आपने प्रपोजर का या तो विजिटिंग कार्ड ले लेना है या उसका ID कार्ड ले लेना है, और यहाँ मेंशन कर देना है, जैसे मेरी ड्यूटी है डेवलपमेंट ऑफिसर। आप कोई डॉक्टर होगा तो डॉक्टर लिखेंगे, लॉयर होगा तो लॉयर लिखेंगे, जो भी वो एग्जैक्ट काम करता है, जो भी उसकी डेजिग्नेशन है, इन केस ही और शी इज एम्प्लॉयड, या जो उसका नेचर ऑफ बिजनेस है, वो आप यहाँ डालेंगे। कितने साल की सर्विस हो गई मेरी भैया, 20 ईयर्स की। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से लिखना है। कितने का एनुअल इनकम 20 लाख, फाइन। ये क्वेश्चन सिर्फ उन लोगों पे एप्लीकेबल है जो या तो आर्मी में या एयरफोर्स में और या इंडियन नेवी में जॉब करते हैं। अगर आपका क्लाइंट इन तीनों में से कहीं पे जॉब करता है तो आपने क्वेश्चन भरना है, नहीं तो ये क्वेश्चन आपने नहीं भरना है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ नहीं भरना है, तब आपने इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। भरेंगे तो यहाँ पे रैंक लिखेंगे कि सिपॉय है, कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, ठीक है। इन तीनों में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हर 6 महीने बाद मेडिकल रहता है। तो लास्ट मेडिकल कब हुआ था, मेडिकल के बाद कैटेगरी क्या थी, फाइन। ये भरेंगे आप सारा डिटेल, या पूछ के भरेंगे, ब्लैंक नहीं लाएंगे बिल्कुल, फाइन। और अगर आपका क्लाइंट इन तीनों में से किसी चीज़ में नहीं है तो आप यहाँ पे तो NA 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 करें। मेरे को कोई भी कॉलम फॉर्म में ब्लैंक नहीं चाहिए। अगर आप लाएंगे तो आई विल कीप योर फॉर्म एज पेंडिंग, है। अभी आपके ऑक्यूपेशन को लेके क्वेश्चंस हैं। क्या आपके ऑक्यूपेशन पे कोई स्पेसिफिक हैजर्ड है? आप इस बात को समझिए कि एक क्लाइंट जो घर पे बैठा है, ऑफिस से काम कर रहा है, उसकी लाइफ में कोई रिस्क नहीं है। लेकिन एक क्लाइंट जो है, जो ATM के बाहर गन लेके खड़ा है, सुबह शाम रोडवेज की बस चला रहा है, या आप मान के चलिए कि हेल्थ वर्कर है जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है, उसकी लाइफ पे एक एडिशनल रिस्क है बिकॉज ऑफ उसका ऑक्यूपेशन, जो कि आम बंदे की लाइफ पे नहीं है। तो आपने अगर है तो लिखना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे तो नो करना है, राइट। अगर आपको लगता है तो यू कैन राइट आर्म्ड गार्ड है, ठीक है। आपको लगता है हेल्थ वर्कर है, ट्रक ड्राइवर है,
इफ़ यू फील लाइक कि हाँ उसकी लाइफ एक्स्ट्रा रिस्क है तो लिखें, नहीं है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करते हैं। क्या कोई पुलिस केस चल रहा है तो यहाँ पे यस लिखें, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर दें। आर यू पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, यानी कि आपके कोई पोलिटिकल कनेक्शन है, आपके घर में से, आपकी कोई फैमिली में से कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है, फ्रीक्वेंटली एमएलए एमपी काउंसिलर के इलेक्शन लड़े हैं, यस, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर दें। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लिखने हैं आपको। राइट, ये डिटेल्स आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ को लेकर के हैं। आपको अपनी सारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी यहाँ मेंशन करनी है, ठीक है। आपने बताना है कि पॉलिसी नंबर क्या है, लेटर से फाइन। आपने बताना है कौन सी ब्रांच की है। अगर आप खाली पॉलिसी नंबर भी नोट कर लाएंगे तो ये सारा डाटा हम यहाँ पे आपने आप फैच कर लेंगे, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बट एटलीस्ट हमें पॉलिसी नंबर चाहिए। फाइन, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं सीधा। 13 का सॉरी, ये जो आपका क्वेश्चन है ये सारा इस डिटेल से ही हम इसको मैनेज कर लेंगे। इसके बिना आप फॉर्म मत लाइएगा। अगर कोई पॉलिसी नंबर नहीं है तो यहाँ भी क्रॉस करके आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अभी सीधा आते हैं इस क्वेश्चन पे, 14 क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या आपने इससे पहले की जो पॉलिसी कभी अप्लाई करी है वो आपकी डिक्लाइन हुई है, या एलआईसी ने डेफर करी है, या आपने खुद विड्रॉ करी है? तीनों में फ़र्क है। डिक्लाइन मतलब एलआईसी ने मना कर दिया कि इंश्योरेंस नहीं होगा, डेफर मतलब कि अभी नहीं होगा, बाद में देखेंगे, ड्रॉप मतलब कि हम दे ही नहीं सकते हैं, एंड विड्रॉन मतलब कि आपने वापस लिया। अगर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे भी आप नो डाल देंगे। अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है, एक्स्ट्रा प्रीमियम आपने देखा होगा किन केसेस में लगता है, या तो लगता है हेल्थ एक्स्ट्रा फॉर दोज हु आर नॉट कीपिंग गुड हेल्थ, किसी को शुगर है, डायबिटीज़ है, योर प्रॉब्लम है, या ओवरवेट है, फाइन, या मेजर सर्जरी हुई है, या हैंडीकैप्ड है, और यहाँ लगता है ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी लाइफ के ऊपर रिस्क बढ़ाती है उसका, क्योंकि बाकी सब लोग का पैसा भी स्कूल में आ रहा है ना, तो बाकी सब लोग के पैसे पे इल इफेक्ट आएगा। अगर हम सबको कॉमन रेट्स पे इंश्योरेंस देंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी का फ़र्क पड़ेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर हेल्थ एंड ऑक्यूपेशन, इफ़ योर हेल्थ इज़ नॉट गुड, इफ़ योर ऑक्यूपेशन इज़ रिस्की, तो एलआईसी एक्स्ट्रा चार्ज करती है। अगर कभी लगा है यस तो यहाँ यस डालना है, नहीं तो यहाँ पे नो डालना है। जो पॉलिसी आपने प्रपोज करी वो पॉलिसी एज इट इज़ मिल गई आपको कि उसमें कुछ चेंजेस किए एलआईसी ने, उसको एलआईसी ने कहा कि हम इतनी टर्म नहीं देंगे, आप इतना सम एश्योर्ड नहीं देंगे। कई बार होता है कि हम 50 लाख मांगते हैं, एलआईसी की गलती की 25 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा। हम 25 साल की पॉलिसी मांगते हैं, एलआईसी की 10 साल से ऊपर की पॉलिसी नहीं मिलेगी। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो यस डालेंगे, नहीं तो नो डालेंगे। पिछले 1 साल में अगर कोई एलआईसी की पॉलिसी आपने वापस करी है कूलिंग ऑफ की तरह से, कई लोग क्या रहते हैं ना कि कूलिंग ऑफ करा दी, तो यस डालेंगे, नहीं तो नो डालेंगे। ये क्वेश्चन आप प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करेंगे और कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना आपका। उसके बाद कॉलम आता है नॉमिनेशन का। फ्रेंड्स, आप 1 नॉमिनेशन, 2 नॉमिनेशन, 3 नॉमिनेशन, 4 नॉमिनेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। आजकल मल्टीपल नॉमिनेशन का ज़माना है, आप आराम से डाल सकते हैं। आपने कितने नॉमिनी डालने हैं, मैं अभी एक ही नॉमिनी डाल के दिखा रहा हूँ आपको। इसको मैं 100% शेयर दे रहा हूँ, ठीक है, और ये मेरी वाइफ है, ठीक है। अगर आप 2 नॉमिनी बनाना चाहते हैं, सेकंड का नाम यहाँ आ जाएगा। शेयर आप डिफाइन कर सकते हैं 75, 25, 50, 50, 30, 70, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 25-25% के। और अभी आज की डेट में बहुत अच्छा एक शुरू हुआ है, जो कि पहले क्या होता था कि बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे ऐसे होते थे कि नॉमिनेशन डाल दी पॉलिसी हो गई और नॉमिनी की डेथ हो गई पॉलिसी होल्डर की डेथ होने से पहले, और कहीं ना कहीं क्लाइंट अपनी पॉलिसी के अंदर नॉमिनी अपडेट करवाना या चेंज करवाना भूल गया, और हुआ क्या कि 6 महीने साल के बाद पॉलिसी होल्डर की भी डेथ हो गई। अभी जब क्लेम की बारी आई तो पता चला कि नॉमिनी की तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है,
तो उस केस में क्या रहता है, क्लेम हमेशा टाइटल ओपन हो जाता है, यानी कि सिंस देयर इज नो नॉमिनेशन डिफाइंड तो टाइटल बिकम्स ओपन। उस केस में जितने भी लीगल हायर्स रहते हैं उनको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, कोर्ट का ऑर्डर देना पड़ता है, तब जाकर उनको पेमेंट होती है, विच इज़ अ वेरी लेंदी एंड अ वेरी टीडियस प्रोसेस। फाइन, उसको अवॉइड करने के लिए LIC ने शुरू किया है सक्सेसिव नॉमिनेशन का एक प्रोग्राम। फाइन, सक्सेसिव नॉमिनेशन मतलब कि आप एक नॉमिनी अभी बना दें और एक एडिशनल फॉर्म मिलता है, उसमें आपने लिखना है कि अगर इस नॉमिनी की डेथ हो जाती है, फाइन, इस नॉमिनी की डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की डेथ से पहले, तो इवन इफ आई फेल टू इन्फॉर्म LIC, अगर मैं LIC को नहीं भी बता पाता हूँ तो तब भी मेरी पॉलिसी में इस सेकंड बंदे को नॉमिनी बनाया जाए, लेटर से, ठीक है। मैंने इसकी नॉमिनेशन डाल दी, ये सक्सेसिव की स्पेलिंग लिख लेना आप जल्दी में, ठीक है। तो मैंने इसकी नॉमिनेशन डाल दी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ये आप कर सकते हो, फाइन, आपकी चॉइस है। बैंक अकाउंट डिटेल जरूर डालें, मस्ट डालें। क्यों? रीज़न, कल को आपसे कैंसिल चेक गुम गया, कुछ हो गया, एक बार यहाँ पे अकाउंट रहेगा, स्कैन कॉपी में आप हमेशा चेक कर सकते हो, फाइन। अब आते हैं यहाँ पे, अगर आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप डालेंगे ओनली रिस्क कवर, फाइन। अगर आप सेविंग प्लान ले रहे हो, यानी कि सिंगल प्रीमियम प्लान ले रहे हो, या जीवन शांति ले रहे हो, या जीवन अक्षय ले रहे हो, जहाँ पे कि किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा कवर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप डालेंगे सेविंग, फाइन। और अगर आप एंडोमेंट प्लान ले रहे हो, जीवन आनंद, जीवन लाभ, कोई भी ऐसा प्लान जहाँ पे आपको इंश्योरेंस के साथ साथ सेविंग मिल रही है, तो आप डालेंगे सेविंग एंड रिस्क कवर। ये ध्यान रखना। बहुत बार ऑब्जेक्शन लग जाती है, लोग, हमारे भाई आंखें बंद करके सेविंग एंड रिस्क कवर, सेविंग एंड रिस्क कवर, भैया टर्म इंश्योरेंस लोगे आप, जीवन अमृत प्लान लोगे तो वहाँ सेविंग कहाँ पे होगी ना, नहीं होगी ना, तो ध्यान रखना। आपका जो प्रपोजल है वो इंडिविजुअल लाइफ में है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में। अभी के लिए हमारी टीम में से कोई भी इन कैटेगरीज में काम नहीं कर रहा है, मैंने नोटिस किया है, कोई भी नहीं काम कर रहा है, ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में, ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, ना मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में। इसका लाइक ऑनेस्टली बहुत स्कोप है मार्केट में, बहुत काम निकल सकता है, बट फर्स्ट आप थोड़ा सा प्रोफेशनल बनो, इंडिविजुअल लाइफ में थोड़ा काम करो, देन वी कैन ऑलवेज गाइड यू फॉर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, HUF एंड MWP। तो अभी के लिए हमारे जितने भी एडवाइजर्स हैं, ऑलमोस्ट मेरे पास 100% केसेस जो हैं वो सारे के सारे इंडिविजुअल लाइफ के आ रहे हैं, ठीक है। तो हम उस पर इंडिविजुअल लाइफ लिखेंगे। कोई राइडर आपने लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फाइन। एक पॉलिसी में मैक्सिमम 2 राइडर्स आप चूज़ कर सकते हो, फाइन। आप चाहें तो टर्म राइडर ले सकते हो, आप चाहे तो क्रिटिकल इलनेस ले सकते हो। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि ये राइडर आप देख रहे हो, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, फाइन, ये हम सबको देते हैं। दिस राइडर इज़ बेसिकली अ स्टैंडर्ड राइडर जो हमने देना ही देना है। इसके अलावा अगर कोई चाहेगा तो टर्म राइडर ले सकता है। देन थर्ड मोस्ट पॉपुलर राइडर इज़ क्रिटिकल इलनेस राइडर। तो कोई 2 राइडर अपनी चॉइस के आप दे सकते हो, ठीक है। एनी 2 राइडर्स ऑफ योर चॉइस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। राइडर्स का काम क्या होता है? राइडर्स सिर्फ और सिर्फ आपके रिस्क कवर को बढ़ाते हैं और आपके प्रीमियम, उसका एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करती है LIC, बहुत नॉमिनल सा प्रीमियम चार्ज करती है, लेकिन राइडर्स कभी भी आपकी सेविंग को इम्पैक्ट नहीं करते, यानी कि आपका जो बोनस रेट्स है, जो मेच्योरिटी वैल्यू है, वो उतने की उतनी रहेगी जो कि आपको बेसिक प्लान में मिलनी है। राइडर इज द मनी, राइडर प्रीमियम इज द मनी विच यू पे ओनली टू एंजॉय एडिशनल रिस्क कवर, फाइन। आपने कौन सा प्लान लिया है? लेटर से मैंने एंडोमेंट प्लान कराया है, जीवन लाभ प्लान नंबर डालेंगे, टर्म डालेंगे, जहाँ पे पॉलिसी टर्म और प्रीमियम टर्म में फ़र्क है वहाँ आप डालेंगे, लेटर से ऐसे डालेंगे आप। जहाँ पे पॉलिसी टर्म और प्रीमियम टर्म सेम है वहाँ पे आप
ऐसे डाल देंगे। फाइन। तो ये ध्यान रखना आपने कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। सम एश्योर्ड 10 लाख ले रहा हूँ लेटेस्ट से मैं। मोड ऑफ पेमेंट कैसे है, मेरा मंथली है, सॉरी मंथली है मेरा, कि मैं किस तरह भी जो भी मैं मोड ऑफ पेमेंट देना चाहता हूँ, क्वार्टरली है, ईयरली, वो सब यहाँ डालेंगे। टर्म राइडर मुझे लिया है, तो अगर मैंने यहाँ पे टिक किया है ऊपर टर्म राइडर, यहाँ पे मैंने टिक किया है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है। फ़र्क इतना है कि टर्म राइडर कैन बी ईदर लोअर देन और इक्वल टू बेसिक सम एश्योर्ड। इस चीज़ का ध्यान रहे कि अगर आप 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हो तो आपको टर्म राइडर 10 लाख या उससे कम का ही मिलेगा, ज़्यादा का नहीं मिलेगा। सेम इज़ द केस विद दिस राइडर एंड सेम इज़ द केस विद दिस राइडर। तो जैसे मैंने बताया कि यू कैन चूज़ एनी 2 राइडर्स ऑफ योर चॉइस, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, कोई 2 राइडर आप ले सकते हो अपनी चॉइस के, कोई भी 2 राइडर, और इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। चलिए, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे बता देना। ये सिर्फ उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो पुलिस में काम करते हैं। आपके लिए ये अगर कोई पुलिस में काम कर रहा है जिसकी आप इंश्योरेंस कर रहे हो तो आप एप्लीकेबल करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनका प्रीमियम, लेट मी राइट इट लाइक दिस, एप्लीकेबल फॉर policies in which premium is to be deducted from salary। अदरवाइज यहाँ पे आप डालेंगे NA। ये हमारी तकरीबन हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से एक एग्रीमेंट और अरेंजमेंट है जहाँ पे हम एक तरह से उनको एक फैसिलिटी देते हैं कि आपका प्रीमियम का पैसा आपकी सैलरी से कट के हमारे पास आ जाएगा। ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है। करना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। राइट। अगर आप माइनर लाइफ का इंश्योरेंस कर रहे हैं तो आप नोटिस किया होगा कि हम PWB बेनिफिट लेते हैं, यानी कि इन केस अगर माइनर के मेजर होने से पहले प्रपोजर की डेथ हो जाती है, यानी कि माइनर की खुद की अर्निंग नहीं है, अर्निंग तो मेजर की है, तो अगर उस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस पॉलिसी के सारे प्रीमियम माफ़ हो जाएं, उसको हम बोलते हैं PWB। अगर आप ये फॉर्म उसके लिए भर रहे हैं तो यहाँ पे यस डालेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो डाल देंगे। फाइन। अगर आप LIC की इन दोनों में से कोई एक पॉलिसी करवा रहे हैं, या तो आधार स्तंभ या आधारशिला, ठीक है, तो उसमें क्योंकि अपर लिमिट है, उन दोनों प्लान्स को मिला के आप मैक्सिमम सम एश्योर्ड 2 लाख का ले सकते हो। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 लाख की पॉलिसी आज ले ली, 2 लाख की 2 महीने बाद ले ली, 2 लाख की फिर 2 महीने बाद ले ली, तो आपने टोटल 6 लाख की ले ली। क्लेम नहीं मिलेगा, बाद में फंस जाओगे। तो आप मैक्सिमम 2 लाख की ले सकते हो। अगर आपने 1 लाख की पॉलिसी कराई है तो 1 लाख की आप और ले सकते हो। तो अगर रजिस्ट्रिंग पॉलिसी है तो यहाँ डालना है, नहीं तो यहाँ पे भी नो कर देना है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ये उन लोगों के लिए आ गया जो हमारे टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। ठीक है, उनके लिए कैटेगरी आ गई जीवन अमर पॉलिसी के लिए। ठीक है, आप नोटिस करेंगे जीवन अमर पॉलिसी के लिए कैटेगरी है कि आपको स्मोकर है कि नॉन स्मोकर है, सिंपल। ठीक है, अगले पेज पे चले जाते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, बहुत लोग क्या करते हैं कि मेडिकल से बचने के लिए एजेंट से पूछते हैं कि भैया मेरा मेडिकल किस सम एश्योर्ड के ऊपर आएगा। एजेंट बोलता है सर आपका मेडिकल ना 20 लाख के ऊपर आएगा। तो एक काम कर भाई, जहाँ तक मेरा मेडिकल नहीं आता वहीं तक की पॉलिसी कर दे। 20 लाख की मुझसे करवा ली, 20 लाख की किसी और से करा ली। इस केस में कल को अगर क्लेम आएगा तो क्लाइंट फंस जाएगा, बिकॉज डाटा इंटीग्रेट होता है। तो आपने कस्टमर से बड़ी क्लियरली पूछना है कि सर आप जो पॉलिसी मुझसे करवा रहे हो इसके साथ में कोई और प्रपोजल तो नहीं भरा हुआ आपने। फाइन, भरा है तो यस लिखना है और यहाँ पे डिटेल लिखनी है। अगर नहीं भरा है, ठीक है, इफ
field say yes and give डिटेल्स, ठीक है। अदरवाइज नो, ये ध्यान रखना। ऐसे ही अगर आपने अपने किसी फैमिली मेम्बर का प्रपोजल भरा है, दिस इज़ फॉर फाइनेंशियल अंडर राइटिंग, ऐसे आपको लिखना है यस सेम, अदरवाइज नो, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। सेटलमेंट ऑप्शन, अगर आप अपनी पॉलिसी की मैच्योरिटी को इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाहते हो तो आपने यस लिखना है, अदरवाइज नो लिखना है। ये आपको पहले बताना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग मनी इन अ सिंगल लंप सम, यू कैन टेक मनी इन 5 years, 10 years, 15 years in monthly, quarterly, half yearly मोड, माने कि आप 5 साल तक भी पैसा ले। अब इस पार्ट को हमारे बहुत सारे एजेंट्स ना मार्केटिंग में यूज़ नहीं करते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे जो बोलेंगे कि मेरे को भी बच्चे के लिए ऐसा प्लान बताओ कि जहाँ मेरे को 18 साल से लेकर के ना 23 साल तक पैसा आता है हर साल कुछ एजुकेशन के लिए। हम बोलते हैं ऐसा कोई प्लान नहीं है सर हमारे पास। अरे तो उसको सेटलमेंट ऑप्शन दो ना यार 5 साल का। अभी रिसेंटली हमारे एजेंट ने बड़ा स्मार्ट इंश्योरेंस किया। क्लाइंट ने कहा ना मेरे को 60 से लेकर 75 तक पेंशन चाहिए, बस अच्छी सी पेंशन चाहिए, 75 के बाद नहीं चाहिए मुझे। तो लगा कि पेंशन प्लान कौन सा दे सकते हैं, तो वहाँ पे जीवन लाभ दिया, जीवन आनंद दिया और सेटलमेंट में पैसा दिखाया। सॉफ्टवेयर में आपके आता है। उसका एडवांटेज क्या हो गया कि जो सेटलमेंट का आपका पैसा है दिस इज़ 100% टैक्स फ्री, 100% टैक्स फ्री। पेंशन इज़ ऑलवेज टैक्सेबल, यानी कि आपके इनकम में ऐड होती है। तो एक इट्स अ वेरी बिग मार्केटिंग टूल। सेटलमेंट ऑप्शन जो है ये बहुत बड़ा मार्केटिंग टूल है जो हम यूज़ नहीं करते हैं, फाइन। तो आप इसको यूज़ कीजिए बच्चों की पॉलिसी में, किसी भी पॉलिसी में जहां आपको एक ऐसा फीचर डालना है कि जहां आपको लगता है कि कस्टमर को मैंने मैच्योरिटी स्प्रेड करके दिखानी है कि सिर्फ 10 साल पैसा है। अभी आपने प्राइवेट के बड़े सारे प्लान देखे होंगे, 10 साल पैसा दो, 10 साल पैसा लो, 15 साल पैसा दो, 15 साल पैसा लो। अरे वो कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट सेटलमेंट ऑप्शन। आप भी ऐसा प्लान खुद डाल सकते हो। 914 नंबर को डालो, सर 15 साल लाख लाख रुपया दो, 15 साल 2-2 लाख रुपया लो, बात खत्म। मार्केटिंग प्लान भी किया, फाइन। इसको बहुत जुडिशली यूज करना है सर। वेरी गुड मार्केटिंग टूल, वेरी वेरी गुड मार्केटिंग टूल। आपने LIC की अपनी पॉलिसी रजिस्टर कर रखी है, पहले कर रखी है तो ठीक, नहीं तो आपने यहाँ पे नो डालना है, ठीक है। ये कोई डाटा अपने आप कॉपी हो गया है पीछे से तो हम डिलीट कर देते हैं, फाइन। अब आ जाता है आपकी हाइट पे। एग्जैक्ट हाइट डालना है आपको, एग्जैक्ट डालना है, वेट पे डालना है। इसको कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। ड्यूरिंग लास्ट 5 years डिड यू कंसल्ट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। देखो अब बहुत सारे लोग ना यहाँ पे आकर के जब पर्सनल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री स्टार्ट होती है ना तो इस कॉलम को खाली छोड़ देते हैं, भरते ही नहीं है, फाइन। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने एक आपसे एक शेयर किया था, एक मैंने शीट बना के दी थी आप लोगों को, दैट वाज कॉल्ड अ काइंड ऑफ डेटा शीट, अगर किसी को याद हो तो। उस डेटा शीट में ये इसमें होगी, डेटा शीट मेरी हो ये रहेगी, फाइन, या ये तो बहुत सारे लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। तो मैंने कहा था कि शुरू में प्रैक्टिस के लिए आप क्या करो कि इस शीट में डाटा नोट करके ले आओ, ठीक है, और आराम से घर बैठ के फॉर्म भर लो ताकि आपको दिक्कत ना आए। एक बार प्रैक्टिस करोगे, 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप बड़ी इजीली कर पाओगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आप इसमें नोट करोगे तो मैंने सिंपल इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया था, बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया था कि आप अगर ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करते हैं तो मेंशन करो, ठीक है। अगर आपने पिछले 5 साल में कोई सर्जरी कराई है या पिछले 5 साल में अपने ऑफिस से 15 दिन से ज़्यादा मेडिकल लीव पे रहे हो तो मेंशन करो, और अगर आप कोई रेगुलर मेडिसिन ले रहे हो तो मेंशन करो, अदरवाइज आप आराम से वहाँ पे इसको नो कर सकते हो, फाइन। तो ये सेम चीज़ यहीं पे है, सेम चीज़ कि पिछले 5 साल में आपने डॉक्टर को दिखाया है जिसका कि ट्रीटमेंट हफ्ते से ज़्यादा चला है,
यस नो नो, ठीक है। कभी एडमिट हुए, यस नो नो, यहाँ पे आपने लिखना है सब, ठीक है। 5 साल के अंदर अंदर 15 दिन से ज़्यादा मेडिकल लीव पे रहे हो, यस नो। अगर आप यस लिखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना, डरने वाली कोई बात नहीं होती, एडिशनल डिटेल्स नहीं है, ठीक है। तो शुरू में आपका कॉलम ब्लैंक नहीं चाहिए, बस इसकी ध्यान रखना। आप इधर से क्लू ले सकते हो, कस्टमर को बोलो कि सर आप सिर्फ इतना बता दो, आप स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, कितना करते हो, पिछले 5 साल में कोई मेजर सर्जरी हुई है क्या, या पिछले 5 साल में कभी हॉस्पिटल में एडमिट रहे हो क्या, या आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हो रेगुलर जो सुबह आपको खानी या शाम को आपको खानी ही पड़ती है। इफ यस तो नोट करो, नहीं तो कोई बात। फाइन। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके उसी से रिलेटेड है। फाइन। जब आप कस्टमर से पूछोगे एडमिट रहे हो तो बताएगा क्यों एडमिट रहा हूँ, सर्जरी थी, ऑपरेशन था, कोई प्रॉब्लम है। जब आप पूछोगे कि सर मेडिकेशन ले रहे हो कोई, तो बताएगा मैं दवाई क्यों खा रहा हूँ, तो कोई ना कोई वजह होगी तभी मेडिसिन खाएगा ना, ऐसे तो नहीं खाएगा ना, ठीक है। तो वो सारी वजह यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अगर मेडिसिन नहीं ले रहा है तो कोई वजह नहीं होगी, पुरानी सर्जरी है 10 साल पुरानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल लीव पे रहा तो क्यों रहा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन क्वेश्चन में आपने या तो यस लिखना है, यस लिखना है तो डिटेल देनी है क्यों, नहीं तो यहाँ पे सबको नो नो कर देना है। लेकिन बहुत केयरफुली आपको कस्टमर से वो पूछना है, बिना पूछे खुद से नो नो नहीं करना है, ये ध्यान रखना आपने। फाइन। कॉलम कोई ब्लैंक नहीं छोड़ना है। तो अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन को आप यस लिखते हैं तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप यस लिखेंगे तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। फाइन। इफ देखो ये आंसर टू क्वेश्चन है, उसका देना है आपने। फाइन। यही पर्सनल, ये मैंने क्वेश्चन उस डाटा शीट में डाल दिया आपको पहले ही कि आप ड्रिंक करते हैं, टोबैको लेते हैं, स्मोक करते हैं, नहीं। आपकी हेल्थ कैसी है, फैमिली वालों की हेल्थ कैसी है, ये आपकी आ गई फैमिली हिस्ट्री। आपने ध्यान रखो फैमिली हिस्ट्री बड़ा पुराना कॉलम है। फादर की एज, मेरे फादर अभी अलाइव हैं, 72 ईयर्स के हैं, गुड है, ठीक है। मदर मेरे नहीं है, मदर की डेथ कभी 65 से हुई, कैंसर से हुई, और 2014 में हुई, ठीक है। आपको क्लियरली लिखना है, कोई कॉलम ब्लैंक नहीं रहेगा। जो अलाइव है वो इस कॉलम में आएंगे सारे। फाइन। जिनकी डेथ हो चुकी है वो इधर आएंगे, जो अलाइव है वो इधर आएंगे। ब्रदर है, मेरे एक ब्रदर है, ही इज 42, ही इज ऑल्सो गुड। सिस्टर मेरी कोई नहीं है तो यहाँ पे नील आ जाएगा, नो। फाइन। स्पाउस है, शी इज 43, शी इज ऑल्सो गुड। चिल्ड्रन 2 हैं मेरे, 18 है और 15 है, बोथ आर गुड। तो आपने ऐसे लिखना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। फीमेल्स केस के लिए क्या आप फैमिली वे पे हैं, माने प्रेग्नेंट हैं, अगर हैं तो यस, नहीं तो यहाँ पे नो डालना है, ठीक है। डेट ऑफ लास्ट डिलीवरी का पर्पस क्या है कि हम देखना चाहते हैं कि डिलीवरी को कम से कम 6 महीने हो चुके हों, बिकॉज डिलीवरी के 6 मंथ तक LIC इंश्योरेंस प्रपोजल एंटरटेन नहीं करती है। तो अगर अभी किसी की डिलीवरी 3 मंथ तक, सॉरी 3 मंथ तक, तो अभी किसी की डिलीवरी हुई है और 3 मंथ नहीं हुए हैं तो आप अभी उसको प्रपोजल नहीं दे सकते। 3 मंथ से ऊपर है तो आप प्रपोजल दे सकते हो। तो ये कॉलम में आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली भरनी है। हस्बैंड की डिटेल्स डालनी है, उसका नाम, उसका ऑक्यूपेशन, ठीक है, ये डालना है आपको, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है और हस्बैंड की डिटेल्स डालनी है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम दिस इज, इसको किसी भी हालत में आप खाली नहीं छोड़ेंगे। फाइन। बस इतना सा फॉर्म है, ये कर दिया, कंप्लीट हो गया। इसके अलावा कोई लंबा चौड़ा है नहीं। ये साथ में एडेंडम्स लगे हुए हैं और मैं आपको इसके बाद एक एजेंट रिपोर्ट का अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगा। अभी के लिए इतना ही। आप इसको ध्यान से देखो, बार बार देखो, 4 बार देखो, 10 बार देखो। कोई क्वेश्चन आता है मुझे कॉल करो, लेकिन 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 प्लीज़ 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 मुझे आज के बाद कोई कॉलम और कोई फॉर्म आपका ब्लैंक नहीं चाहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।